सन 1842 ईस्वी में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक गुस्ताव किरचॉफ ने दिया था, जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें से पहला नियम है जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, जिसको हम अलजेब्रिक सम कहते हैं, शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल्स टू 0, सिग्मा आई बराबर 0। यहां ध्यान देने की चीज है, ये परिपथ देखें, इस परिपथ में बिंदु O संधि है। इस संधि की ओर 2 धाराएं आ रही हैं और 3 धाराएं जा रही हैं। आने वाली धाराओं को नीले रंग से दिखाया गया है, जाने वाली धाराओं को लाल रंग से दिखाया गया है, और बिंदु O क्या है? संधि है। अब इस परिपथ के लिए हमें किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम लगाना है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। इस नियम को लगाते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। उदाहरण के लिए इस चित्र में देखें, I1 और I2 धनात्मक हैं और I3, I4 और I5 जो कि संधि से दूर जा रही हैं वह क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार इन सभी धाराओं का योग क्या होगा? शून्य होगा, अर्थात I1 प्लस I2, चूंकि ये धनात्मक है इसलिए इन्हें प्लस लिया गया है। इसके बाद I3, I4 और I5 ये ऋणात्मक है, इसलिए माइनस I3, माइनस I4, माइनस I5, इसका मान हो गया 0। इनका इस पूरे का योग शून्य हो गया। इसी प्रकार अगर हम इसको पक्षांतर कर लें तो I1 प्लस I2 बराबर हो गया I3 प्लस I4 प्लस I5। इससे यह स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी परिपथ में स्थायी धारा बहती है तो परिपथ में किसी भी संधि पर न तो आवेश का संचय होता है और न ही वहां से कोई आवेश हटाया जाता है। इस प्रकार ये ध्यान देने की जगह है यहाँ पे। इस प्रकार किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। तो संधि के नियम से हम किसी परिपथ में धारा के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। आइए अब किरचॉफ के दूसरे नियम को देखें, जिसे हम पाश का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा I इंटू R इक्वल्स टू सिग्मा E। अब यहाँ इस नियम को भी हम लगाते समय एक नियम को फॉलो करेंगे। ये नियम क्या है? आइए देखें। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणा धनात्मक लेते हैं, अर्थात अगर हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार सेल के वैद्युत अपघट्ट में अगर हम चलें, वैद्युत अपघट्ट का मतलब सेल के भीतर जो घोल भरा हुआ है उसे हम उसका वैद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जब सेल के वैद्युत अपघट्ट में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलेंगे तब हम विद्युत वाहक बल को धनात्मक मानते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि विद्युत वाहक बल क्या है? तो एक इसकी परिभाषा दी जाती है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा सेल द्वारा किया गया कार्य उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। आइए अब यहां देखा जाए, इस चित्र में इस परिपथ में 2 बंद पाश हैं। एक ये नीले रंग से बंद पाश दिखाया गया है और एक लाल रंग से ये बंद पाश दिखाया गया है। अब दोनों बंद पाशों में देखें, यहाँ एक सेल E1 है, यहाँ विद्युत वाहक बल E1 वाला सेल है और यहाँ एक विद्युत वाहक बल E2 वाला सेल है। इस परिपथ में, इस पाश में जो बंद पाश 1 है, इसमें R1 और R2 नाम के 2 प्रतिरोध हैं। इस बंद पाश में जो कि बंद पाश 2 है, इसमें R2 और R3 2 प्रतिरोध हैं। अब यहां देखें, R1 में प्रतिरोध R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। ये I1 धारा इधर से आ रही है, यानी कि ये धारा ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे जाकर के ये ऐसे चली जा रही है। तो यहां हमने गुणनफल क्या ले लिया?
I1 धारा किस में बह रही है, R1 में, तो I1 अर्थात I1 का संग I1 किस में बह रही है, R1 में, इसी को हम कहते हैं संगत प्रतिरोध। यहां आपने देखा होगा धाराओं तथा संगत प्रतिरोध, अर्थात इसमें धारा I1 है तो ये किस प्रतिरोध में है, R1, तो R1 इसका संगत प्रतिरोध है। तो अब दो गुण यहां मान हो गए, एक हो गया I1 इंटू R1, यहां हमने लिख दिया पहले I1 इंटू R1। इसी प्रकार यह जो प्रतिरोध है इसमें I2 धारा भी प्रवाहित हो रही है। अब I2 धारा की दिशा देखें, ये दूसरे तरह की है, ये I2 धारा इधर जा रही है, लेकिन इस धारा की दिशा अगर देखें तो इस धारा की दिशा इस धारा की कैसी है, विपरीत है। इसलिए यहां I2 और R2 को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लें कि यह धारा ऐसे आ रही है तो यह धारा इसमें ऐसे बह रही है, तो यहां इसकी दिशा, इस धारा I2 की दिशा I1 के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। इसलिए हम I2 R2 को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब इस परिपथ में देखें दो सेल लगे हुए हैं, एक सेल E1 है, तो यहां देखिए धारा जो बह रही है ऐसे बह रही है, अर्थात सेल के भीतर चलेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बह रही है। लेकिन यहां भी देखें तो यहां इस धारा का मान इसके विपरीत है, इसलिए इसको हम निगेटिव लेंगे। तो यहां पर यह मान कितना हो गया, E1 माइनस E2, अर्थात E1 को हम धनात्मक मानेंगे और E2 को क्या मानेंगे, ऋणात्मक, क्योंकि इनके विद्युत वाहक बलों के मान एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार अब आइए बंद पाश 2 में। बंद पाश 2 में देखें कि अब ये सेल, अब ये ऊपर वाला ये पोर्शन भूल जाइए, इतना दूर का पोर्शन जो नीले रंग का है ये भूल जाइए। अब सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए, इतने में अब एक प्रतिरोध है R2 जिसमें धारा कितनी है, I2, तो यहां हमने लिख दिया I2 R2। अब जरा ध्यान से देखें, इधर से जो धारा I1 आ रही है वो अगर आगे जाएगी तो इसमें I1 धारा भी आएगी। इसी प्रकार यहां से I2 धारा आ रही है तो ये I2 धारा भी इधर आएगी, अर्थात यहां धाराएं हो गई I1 और I2 दोनों एक ही दिशा में हो गई, तो I1 और I2 दोनों मिल जाएंगी। इसलिए R3 प्रतिरोध में धारा कौन सी प्रवाहित होगी, I1 प्लस I2 होगी। तो अब यहां एक गुणनफल हो गया I2 R2, तो यहां I2 R2 लिख दिया, और दूसरा गुणनफल हो गया I1 प्लस I2 इंटू R3, तो ये मान लिख गया यहां पे। चूंकि ये दोनों धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए ये दोनों मान आपस में जोड़ दिए गए हैं। अब इस बंद पाश में कितने सेल लगे हैं, केवल एक सेल लगा है, इसका मान कितना है, E2, तो यहां हमने E2 लिख दिया। चूंकि ये धारा की दिशा में ही है तो ऐसी स्थिति में माइनस से प्लस की ओर हम चल रहे हैं, तो ये E2 को हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, यह एक समीकरण बन गया, यह दूसरा समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरणों को हल करके जो भी अज्ञात राशि होगी उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यहां किरचॉफ का दूसरा नियम, इधर देखें यह ऊर्जा है, E2 क्या है, ऊर्जा है, यह भी क्या है, ऊर्जा है इधर। तो किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को व्यक्त करता है। इसे हम किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। अब इस नियम में कुछ नोट है, ये ध्यान से देखें। किरचॉफ का नियम का उपयोग करके उतने समीकरण बनाना आवश्यक होता है जितनी की अज्ञात राशियां हैं, अर्थात अगर यहां I1 और I2 हैं तो यहां कितने अज्ञात राशियां हो गई, 2, तो यहां हमने क्या बना दिया, 2 समीकरण। अगर 3 होते तो 3 समीकरण बनाते। संधारित्रों के बंद परिपथ में भी किरचॉफ का द्वितीय नियम उपयोगी होता है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी यहां पर इसका बहुत उपयोग नहीं है। आइए, अब ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में यह एक बंद परिपथ है, एक परिपथ है, वैद्युत परिपथ है, इसमें एक पाश है, इसमें कई बंद परिपथ बने हुए हैं। अब इनको हल किया जाए। हल करने पर आपको थोड़ा सा यहाँ कुछ अलग से ये काम करना पड़ेगा कि अगर ये 2 ओम और 2 ओम हैं, ये किसमें हैं, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में ये मिल करके 4 ओम हो जाएंगे। तो इन दोनों को हटा करके इनकी जगह देखिए यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध लगा दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार ये 8 ओम और ये 8 ओम समांतर क्रम में है, चूंकि इनके एक
सिरे, इनका एक सिरा एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ 8 और 8 का समांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोध देखें तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होगा। तो यहाँ हमने 4 ओम लगा दिया। अब इस परिपथ को हम इस परिपथ से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, एक बंद पाश ये है और एक बंद पाश ये है। अब प्रथम बंद पाश में हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करें। यह 2 वोल्ट का सेल है, तो ऐसी स्थिति में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो हम धारा की दिशा को देखिए ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज। तो देखिए ये तीर भी क्लॉकवाइज बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आपको बताया गया था कि 4 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। इस बंद परिपथ में कितने प्रतिरोध हैं? एक 4 ओम यहाँ है, एक 4 ओम यहाँ है। इस 4 ओम में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया 4I1। ये धारा यहाँ से I1 चली, तो ये I1 धारा इस प्रतिरोध में जाएगी 4 ओम के, लेकिन इधर से I2 धारा भी तो जा रही है, तो यह भी इसमें जाएगी। तो यहाँ 2 धाराएं इस 4 ओम के प्रतिरोध में बहेंगी, जिसको हम कहेंगे I1 प्लस I2। तो यहाँ हो गया इस 4 ओम में I1 प्लस I2, तो 4I1 प्लस I2, और चूंकि ये दोनों की दिशा एक जैसी है इसलिए धनात्मक मानेंगे, धारा की दिशा में के अनुदिश है। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो माइनस से प्लस की ओर चलते समय हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो यहाँ सेल के विद्युत वाहक बल को भी हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। तो एक समीकरण ये बन गया, जिसे हल करने पर एक समीकरण ये आ गया 8I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार इस बंद पाश में देखें, अब इस बंद पाश में एक प्रतिरोध ये है जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक प्रतिरोध यह है जिसमें I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर एक सेल है, इस सेल का मान देखेंगे कैसे है। तो यहाँ पर हमने धारा की दिशा को ऐसे बढ़ाया है, क्योंकि ये माइनस से प्लस की ओर हम लेते हैं। तो देखिए माइनस से प्लस का मतलब हमारा हाथ ऐसे चला, तो ये एरो ऐसे बना। अब इस बंद परिपथ में पुनः हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे, तो आ गया कितना? 4I2। ये इसी धारा की दिशा में है, तो ये प्लस हो गया। इसी प्रकार इसमें ये घूम करके देखिए ऐसे आया, तो ये भी इसी दिशा में है, तो 4 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये भी इसी दिशा में है, तो ये भी प्लस में हो गया। तो इस समीकरण से हो गया 8I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 2। अब इन दो समीकरणों को हम हल करेंगे। ये आप भली भांति जानते हैं युगपत समीकरण को कैसे हल करना है, और इनको हल करके हम I1 और I2 के मान निकाल लेंगे। और अगर जरूरत पड़ती है तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी निकाल लेंगे, कि अर्थात बी बिंदु पर विभवांतर विभव और ए बिंदु पर विभव, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो यह कौन सा प्रतिरोध है? V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ इस प्रतिरोध में धारा कितनी है? I1 प्लस I2। तो ये सूत्र हो गया I1 प्लस I2 और इंटू आर, I इंटू आर। तो I हो गया, I की जगह हम लिखेंगे I1 प्लस I2 और R की जगह लिखेंगे 4, और I1 और I2 के मान रखेंगे, हल कर देंगे, तो ये B और A के बीच का विभवांतर निकल गया। पुनः यहां देखें, अब इस चित्र में भी एक परिपथ दिया गया है। अब इसमें ये 15 वोल्ट दिया गया है, तो ये सेल नहीं हो सकता, ये बैटरी ही हो सकती है। इस बैटरी परिपथ में प्रश्न सुने, 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा का परिकलन कीजिए, और 6 ओम के प्रतिरोध में कितना शक्ति क्षय है। तो पुनः हम देखेंगे, ये इस परिपथ को ध्यान में देखें। इस परिपथ में सारी धाराओं को दिखाया गया है कि अगर यहाँ इस बैटरी से I धारा गई तो 2 ओम के प्रतिरोध में I धारा होगी। अब I धारा जब गई तो यहाँ ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक धारा इधर I1 चली जाएगी, माना इधर जाने वाली धारा कितनी है? I1 है, और कुल धारा कितनी थी? I थी। तो ऐसी स्थिति में इधर जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी? I माइनस I1 हो जाएगी। अब ये एक बंद पाश हो गया, ये दूसरा बंद पाश हो गया। अब दोनों बंद पाशों के लिए आप किरचॉफ का नियम लगाएं। किरचॉफ का नियम लगा करके इन समीकरणों को प्राप्त किया। अब इन समीकरणों को हल करेंगे तो I1, I या अन्य जो भी राशियां हैं उनके मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा पार्ट पूछा हुआ है, 6 ओम के प्रतिरोध में कितना शक्ति क्षय है। तो शक्ति क्षय का मान सूत्र होता है, 6 ओम का प्रतिरोध देखें कहाँ है? 6 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है? I1 है। तो सूत्र होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर।
लेकिन यहाँ धारा चूंकि I1 है तो I1 स्क्वायर इंटू R ये मान रखेंगे और ये हमको शक्ति 6 मिल गया। आपको ये सलाह दी जाती है कि पुस्तक में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं कृपया उनको आप हल करें। हल करने के बाद आपको कुछ वहाँ कठिनाइयाँ होंगी, उन्हें कहीं नोट कर लें और जब समय मिलेगा तो आपकी उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन किरचॉफ का नियम अगर आप पढ़ रहे हैं तो जितने ज़्यादा आंकिक प्रश्नों को या उदाहरणों को हल करेंगे आपको यह बात उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी। आप इसे पढ़ें और आगे भी हम आपको मदद करेंगे। धन्यवाद।